दोस्तों, पहले जो 2 पार्ट मैं अपलोड किया था, उसमें कुछ क्वेरीज़ मिले हैं और उसमें से ये बहुत ही पर्टिनेंट और अर्जेंट है कि टायर 1 के लिए कोई स्ट्रैटेजी या कैसे प्रिपरेशन करें। ये कुछ लोग जानना चाहते हैं जो जिनमें से कुछ कुछ बैंकिंग एक्सपीरियंस भी है। अब ये बात सही है कि जब एसएससी सीजीएल 2022 में इतना ज़्यादा वैकेंसी था, एमटीएस में भी, हवलदार में भी, तो उस समय लोग बैंकिंग से बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके थे उस ईयर के लिए, तो एसएससी में। और वैसे ही आप एसएससी में भी वैकेंसी कुछ खास नहीं आ रहा, और जो मिसफॉर्चून एंड डिज़ास्टर हो रहा है एक से बार कर एक, तो ये भी आईबी में उसके विपरीत हो रहा है, क्योंकि आईबी में बहुत सी ज़्यादा ट्रक लोड्स ऑफ वैकेंसी रिलीज़ कर रहा है। और ये बहुत ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि इस गवर्नमेंट का बहुत थ्रस्ट है, ज़रूरत है इस में वैकेंसीज फिल करने की और स्ट्रेंथ बढ़ाने की, जो एक से बढ़कर एक हादसे हो रहे हैं, पहले पुलवामा और फिर पहलगांव। यानी यहाँ तक कि सिक्योरिटी असिस्टेंट, आईबीएमटीएस, इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रक लोड्स ऑफ वैकेंसी, जो अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ इतना वैकेंसी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बैंकिंग से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे इस साल, और करना भी शायद चाहिए जिसको कोई भी जॉब नहीं है। लेकिन जिन जिन लोगों को जॉब्स है पहले से, वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानकर रखिए कि यहाँ पर एट्रिशन रेट बहुत हाई है यहाँ, एमटीएस सीएचएसएल में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा। और ये बात मैं अभी जो जॉब में ज्वाइन करने जा रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पर एक सर्विसमैन से भी, जो उन लोगों को सामने से देख चुका है अपने सर्विस लाइफ में, जब आर्मी में सर्व करते थे। एक सर्विसमैन के बारे में आपको पता ही होगा, जो रिजर्वेशन उनको मिलता है तीनों आर्म फोर्सेस के सर्विसमैन को, एक सर्विसमैन को। तो वो लोग भी ये बात कंफर्म कर चुके हैं, और मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि मैं उन लोगों से बात कर चुका हूँ ऑलरेडी 2022 में भी, जब मैं ट्रेनिंग सेंटर गया था सारे लोगों से। तो इसीलिए बहुत कम काट ऑफ जाते हैं सी एच एस एल में भी आईबी में जो एलडीसी जाता है उसका काट ऑफ कंपैरेटिवली लो जाता है। और यहाँ तक कि सीजीएल के एएसओ में भी ज़्यादातर 7, तो छोड़िए, लेवल 6 पोस्ट से भी कम काट ऑफ जाती है, होगी शायद वो एएसओ में भी। तो ये बात, जो लोग फ्रेशर्स हैं वो फिर भी इस जॉब को करना चाहेंगे तो आप मन लगा के कीजिए बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज तो कभी आया नहीं पहले। और बाकी सब एग्ज़ाम में हालात कैसा है आप देख ही सकते हैं। तो एसएससी में जो न्यू वेंडर मिला है वो आईबी में तो नहीं हुआ है। आईबी में शायद अभी तक टीसीएस ही करते थे, और वही सेम पैटर्न है अभी तक का, जितने एग्ज़ाम्स हुआ है आपको मालूम होगा, पीआईक्यू देखे हैं तो। और अभी तक मेरे को जितना जानकारी है, तो वो तो बताते नहीं कुछ भी ज़्यादा, लेकिन शायद वो एक ही वेंडर रहेगा और एक ही पैटर्न का क्वेश्चन होगा। तो उस हिसाब से अगर टायर 1 के लिए मैं बताऊं, जो कि अभी तक आया हुआ है, तो मैथ के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीजीएल का जो मैथ है, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस कुछ भी करने का, स्पेशली फ्रेशर्स का, चाहे वो मैथ या रीजनिंग जो भी हो, खूब बहुत ज़्यादा आप पहले पैटर्न का वो जो मिसिंग नंबर सीरीज होता था, और कुछ मैथ्स में टोशियन मेथड वगैरह वगैरह, बहुत सारे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, शॉर्टकट्स यूज़ होते थे, वो सब ज़्यादा मगजमारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। चाहे वो आईबी का ही हो, या आप लेटेस्ट 2-3 साल का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख लीजिए, एसएससी रेल, तो उतना ज़्यादा मगजमारी करने का वो ज़माना गया। तो जो लोग फ्रेशर्स है, कोई जॉब नहीं है या लिमिटेड टाइम है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड का क्वेश्चंस और चैप्टर्स कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें अटेम्प्ट करना और कर पाना, ये कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो बहुत ही पुअर है, ये इससे जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है अब। तो मैथ्स के लिए, जैसा कि सीजीएल में अभी का ट्रेंड है, एसएससी रेल में, टीसीएस का भी, कि स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ऐसे जो नए नए चैप्टर्स है, इसमें आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसमें से जो बेसिक या मॉडरेट क्वेश्चंस लेवल्स के होते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। और एरिथमेटिक जो पहले आता था, या एडवांस मैथ्स में डायरेक्ट फार्मूला थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चंस है, वो थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर रखिए। और जो उन लोगों का टीसीएस का लेटेस्ट ट्रेंड था पिछले 2-3 साल से,
कि मैथ्स का क्वेश्चन इजी रहेगा, लेकिन उसका जो कैलकुलेशंस पार्ट है वो बहुत ज़्यादा लेंदी या फिर डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके लिए बैंकिंग एस्पिरेंट्स को तो थोड़ा हेल्प शायद मिलेगा भी, क्योंकि उन लोगों का तो वो कैलकुलेशन बहुत ही सबसे बेस्ट उन्हीं लोगों का होता है। तो आप थोड़ा सा वो कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह प्रैक्टिस ये सब कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लेंदी मैथ्स और डिफ़िकल्ट मैथ्स ऐसा अटेम्प्ट करने का प्रिपेयर करने का लोड अपने मत पर नहीं लीजिए, मैं कहूँगा। और रीजनिंग के लिए जो आप रीजनिंग का लेटेस्ट जो ट्रेंड है टीसीएस का खास करके, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का वो मिसिंग नंबर नंबर सीरीज ऐसा कुछ चीज़ों का कोडिंग डिकोडिंग का बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे आप आधे आधे घंटे तक लगे रहते हो। तो वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं हाँ हाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि मैं इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी कर ले रहा हूँ, तो वो सब करने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं अब रहा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स जो नए नए, जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग है और मैथमेटिकल रीजनिंग है, ऐसे जो प्रोसेस बेस्ड है, माने आपको एक प्रोसीड्योर फॉलो करके निकालना है, उस उन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा नए टाइप्स का जो रीजनिंग है चैप्टर्स है उसमें फोकस कीजिए। और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, जैसे कि इमेज बेस्ड रीजनिंग, उस पर ज़्यादा फोकस डालिए, क्योंकि कंप्यूटर में देख के वही नॉन वर्बल रीजनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। जो कि आपका आप अगर पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस या यूपीएससी की तरह, तो आपको क्वेश्चन पेपर में राफ करने का मौका मिलता है, थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन टीसीएस में बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो करना कंप्यूटर स्क्रीन को स्क्रॉल स्क्रॉल करके। और कोडिंग डिकोडिंग या फिर ऐसे जो कुछ चैप्टर्स है, इस चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा थ्रास डालिए। तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का प्रैक्टिस करने जा रहे हो, ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्लॉक कैलेंडर से बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और वो जो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन टेस्ट रैंकिंग सीक्वेंस है, उसका भी बस जो कॉमन रिपीटिंग पैटर्न्स है क्वेश्चंस है, जो जितने भी थ्योरी या प्रोसेसेस, वो आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए। और इंग्लिश के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वोकाबुलरी पे जोर डालना या एडवांस्ड ग्रामर को लेकर अपनी दिमाग हिला देना के कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे कॉम्प्रिहेंशन रखिए, जो कि आपको हेल्प करेगा दूसरे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्टेज में भी। और वोकाबुलरी एक डिसेंट रखिए कि आपने इंग्लिश अगर थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट हो जाए तो आप एलिमिनेशन करके वोकाबुलरी या फिर पॉजिटिव नेगेटिव टोन को आइडेंटिफाई करके आप कुछ हद तक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक दो कर पा सके उस एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि आपको मालूम होगा कि एंटोनिम सिनोनिम ऐसे फ्रेजेस में आपको एलिमिनेशन टेक्निक और कौन सा वर्ड पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव टोन में है, मीनिंग नेगेटिव है, अगर इतना भी याद आ जाए तो एक दो ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते हैं ज़्यादातर टाइम। लेकिन हाँ, जिसमें आप नहीं कर सकते हैं वो है इडियम्स फ्रेजेस ऐसा कुछ चीज़ें। और रूट वर्ड्स करके आप जाइए तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम्स ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, इडियम्स फ्रेजेस में आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उसको आपको रट्टा मारना होगा। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो डेली लाइफ में यूज़ करना होगा, क्योंकि आपको भी पता होगा शायद कि वोकाबुलरी दो टाइप का होता है, एक्टिव वोकाबुलरी और पैसिव। पैसिव वही है जिसका मतलब आप समझते हैं, लेकिन आपको आप अपने आप यूज़ करने के टाइम वो याद नहीं रहता। लेकिन आप अगर कहीं दिख जाए तो उसका मतलब आपको याद आ जाता है, वो है आपका पैसिव वोकाबुलरी। और एक्टिव वोकाबुलरी है जो कि आप रेगुलर यूज़ करते हैं। तो एक्टिव वोकाबुलरी लाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा उसको रेगुलर यूज़ करना होगा, तभी वो पैसिव में भी आ जाएगा। आना बहुत आसान रहेगा आपको कंपैरेटिवली। और इसीलिए आप ये नहीं कर सकते कि हिल हिल के रोज़ अपनी रट्टाफिकेशन करें और अपने दिमाग में बोझ डाले और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, स्टेज वन या टियर वन में तो ज़रूर आपको पैसिव वोकाबुलरी की ज़रूरत है, जैसा कि एसएससी में भी होता है। लेकिन बात ये है कि आपको अभी तक से ही सब्सिक्वेंट स्टेजेस का भी प्रिपेयर करना होगा। तो आपको ऐसे राइटिंग या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और उसके बाद इंटरव्यू में भी आपको एक्टिव वोकाबुलरी ही ज़रूरत होगा, पैसिव का उतना नहीं। तो आपको दोनों एक साथ ही प्रिपेयर करना है, कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं होता है। तो इसीलिए अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ करना सीखिए, उसका यूसेज देखिए, चाहे वो भले नेट से हो या डिक्शनरी से हो।
और रही बात उसके बाद जीएस, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं यहाँ पर, एक 100 नंबर से 40 नंबर, 100 नंबर के अंदर 40 नंबर तो सिर्फ जीएस से ही आते हैं। तो उसके लिए आपको मालूम होगा कि यहाँ जीएस का एसएससी का पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट है। एसएससी में जो आप लास्ट 3-4 साल से जो इरेलीवेंट कम्प्लीटली एब्सर्ड बोगस जो जीएस पूछा जा रहा है, जिसका किसी को ठिकाना नहीं है, उसको टीचर्स लोगों को भी पता नहीं होगा, यही जायज़ है। क्योंकि हवा महल में कितना खिड़की है, या फिर बीच वॉलीबॉल में एक एक साइड में कितना लेंथ रहता है, कितना प्लेयर्स रहते हैं, ये सब रट्टा अपने मेमोराइज करके जाना बहुत ही मुश्किल है। वो लोग देते ही है वैसा क्वेश्चन जो छोड़ने लायक ही है, और कुछ किया ही नहीं जा सकता, और नेगेटिव मार्क्स ही आ जाएगा। जैसे कि आप करंट अफेयर्स में भी देखेंगे कि एनएफएचएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो शायद क्वार्टरली रिपोर्ट निकलते हैं, उसमें से किसी एक क्वार्टर, किसी एक साल के किसी एक क्वार्टर से वो अपने आप किसी एक माइन्यूट सेंसस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप पूरा का पूरा सेंसस इतनी मोटी वॉल्यूम का तो आप याद करके नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको बिल्कुल दिमाग नहीं ख़राब करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है। ये यहाँ पर क्वेश्चन जीएस का थोड़ा और सेंसिबल होने का, लॉजिकल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसा कि यूपीएससी के क्वेश्चंस में होते हैं। इसीलिए आप एक काम कीजिए जीएस के लिए, जो आपको सब्सिक्वेंट स्टेजेस में भी आपको और भी डिटेल्स में करना होगा। टीयर 1 से भी डिटेल्स में, टीयर 2 के लिए, और टीयर 2 से भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स के लिए शायद इंटरव्यू में भी, जो लेकिन हाँ, उनमें डिफरेंस है, ज़रूर डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है प्रिपेयर करने की तरीके के में। लेकिन वो आप एक ही मटेरियल की यूज़ कीजिए। वो मटेरियल है, आपको मालूम नहीं अगर है तो, ये दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं आईएएस की, यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम की, तो वो सारे लोग अपने वेबसाइट पर तो अपना जो करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स है वो, और प्रीलिम्स के लिए रिवीजन मटेरियल, और मेंस के लिए मटेरियल रिवीजन, ये सारे के सारे मटेरियल, यहाँ तक कि शायद वीकली भी वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस भी वो लोग मैगजीन्स पीडीएफ्स फ्री में अपलोड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स ऐसे चीज़ों के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन मटेरियल करंट अफेयर्स की। तो वो आप वहाँ पे स्टैटिक का भी जो पोर्शन रिलेटेड है वो भी वहाँ पर दिया रहता है ज़रूर, जो कि रिलीवेंट और पार्टनिंग है। तो आपको एक ही काम करना है टीयर 1 के लिए। आपको तो यूपीएससी की तरह उतना ज़्यादा डिटेल्स में जाना की ज़रूरत नहीं है। आप वो करंट अफेयर्स पीडीएफ्स डाउनलोड करके फ्री में उन्हीं की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। वहाँ से वहाँ का जो शॉर्ट क्वेश्चंस कॉम्पाइलेशंस है, शॉर्ट करंट अफेयर्स इन न्यूज़ करके, वो अच्छे से जीत के जाना है। और जो नॉर्मल करंट अफेयर्स है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्टिव है, उनका बस हेडलाइंस और की हाईलाइट्स वो किस बारे में है वो देख के जाइए। और जितने भी चीज़ें आप पढ़ेंगे स्टैटिक्स से भी, चाहे वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, बेसिक साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी का हो, उनका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उनको देख के जाइए, ताकि आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में अच्छे से एलिमिनेशन ट्रिक लगा सके, और आपको ये जानकारी अच्छे से भी हो जाए कि उनमें से एक्सट्रीम क्वेश्चंस क्या क्या बन सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में जो एक्सट्रीम क्वेश्चंस होते हैं वो 4-5% ही ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होते हैं, बाकी सब ज़्यादा से ज़्यादा 90-95% केसेस में वो गलत होते हैं वो ऑप्शंस। लेकिन वहीं पे ट्रैप दिया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में जो आए, आपको अच्छे से याद करके जाना है कि इस टॉपिक में बस इस स्टेटमेंट सही में एक्सट्रीम है, कि ओनली, मोस्ट, नेवर, नो, ऑलवेज, ये वाले चीज़ बस यही एक्सेप्शनल केसेस में सही है। बाकी सब केसेस में मैं, अगर मुझे मालूम नहीं भी है तो मैं उनको गलत मानकर ऑप्शन एलिमिनेट करूँगा। तो ऐसे चीज़ें प्रिपेयर करना है। इसके लिए आईबी का ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आईसीआर का जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसी में भी उसका स्टेटमेंट वाले जीएस क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैं भी वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर चुका था जो पहले वाले हुआ था। उसके बाद 2 साल बाद एग्ज़ाम कैंसिल करके डी एग्ज़ाम हुआ, वो मैं नहीं दिया। लेकिन पहले वाला एग्ज़ाम दिया था और उसमें ऐसा क्वेश्चन ही पूछा गया था आईबी के जैसा ही स्टेटमेंट वाले, भले ही उसका लेवल थोड़ा डाउन गया था, लेकिन पैटर्न वो सेम था। तो आपको वही वैसे ही पढ़ना है, जाकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे। एब्सर्ड बोगस जो इंफॉर्मेशंस वाले क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट ट्रेंड है एसएससी या फिर आरआरबी में, रेल में,
वो उसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेटेज भी ज़्यादा है जीएस का, और आपको जीएस में अच्छे नंबर भी लाना है। भले ही बहुत अच्छे नहीं लाना है, लेकिन एवरेज से ज़्यादा या हाफ से ज़्यादा नंबर ज़रूर लाना है। नहीं तो आपसे अगर बाकी सारे सेक्शंस डिफ़िकल्ट आ जाए, जो कि नहीं उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आने का ही पॉसिबिलिटी बेसी है, ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा ही लाना है अगर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जीएस में आया तो। और कुछ एस्पिरेंट्स को पहले से ही टायर 2 और इंटरव्यू का भी गाइडेंस चाहिए बहुत पहले से ही। वो शायद फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए पहले से ही, तो वो करने में कुछ गलती नहीं है। लेकिन आपको मैं बार बार यही कहूँगा कि आप ज़रूर कुछ प्लान बी सी भी तैयार रखिए, कि अगर ये एग्ज़ाम टायर 1 क्लियर नहीं भी हो जाता है तो भी उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको सफिशिएंटली प्रिपरेशन रहेगा। आप में से अगर जितने भी लोग बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनका तो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इंग्लिश कंप्यूटर में शायद कुछ ज़्यादा अटेंशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को जीएस के लिए मैं वही बोलूँगा कि यूपीएससी का या एसएससी का जो मैराथन सेशंस है, जो बहुत ज़्यादा व्यू काउंट्स हैं, जिनका करोड़ों में शायद लाखों में व्यूज़ होगा, तो वो वाले वीडियो आप देख के जाइए अच्छे से दिमाग ठंडा करके। उनमें से जो की पॉइंट्स हैं उसको याद करने की और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए वो सारे मैगज़ीन्स जो जो मैं बताया, उनका मैगज़ीन्स का वो जो शॉर्ट न्यूज़ सेक्शंस हैं वो, और डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स का मेन सेक्शंस का की हाइलाइट्स देख के जाइए ज़रूर। और टीआर 2 का जो आपको पीवाईक्यू से जो टॉपिक्स मिलेगा, आपको ये अंदाज़ा अच्छे से हो जाएगा कि इसका जो टीआर 2 है वो पहले वाले एसएससी या का टीआर 2 या फिर वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के जैसे कि ऐसे टॉपिक्स के साथ ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। इसका टॉपिक्स सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, उससे ज़्यादा एटलीस्ट मिलता जुलता है वो यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के से। क्योंकि टॉपिक्स का जो मैच्योरिटी है, जो टॉपिक्स का जो डेप्थ है, जो सीरियसनेस है इशू का, और प्रोफाउंडनेस है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स, या फिर आप कह लीजिए कि जिसका मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा है, तो वो उसका लिए आपको 400 वर्ड्स में वो 400 वर्ड्स में वो उसको लिख पाना या फिर तैयार करके जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि आप तो आपके पास चैट जीपीटी भी आ गया है, जो मैं जब 2020 का एग्ज़ाम्स में बैठा था, 2021 का मिड में टैग 2 हुआ था, उसके वहाँ तो मेरे पास चैट जीपीटी तब लॉन्च भी नहीं हुआ था, उसके भी 1.5-2 साल बाद लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी। आप जो चैट जीपीटी है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इस टायर 2 के एसए के प्रिपरेशन के लिए, खासकर जो कि मेन कंपोनेंट है। और एसए में उन सारी प्रोफाउंड यूपीएससी की पैटर्न की वो ऐसे टॉपिक्स को 400 वर्ड्स में प्रिपेयर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। आप अगर छोटा सा भी कंक्लूजन, छोटा सा भी इंट्रो लिखिए, तब भी आपको मेन बॉडी में पॉलिटिकली, इकोनॉमिक साइड, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल साइड, कल्चरल या सोशल साइड, इन सारी चीज़ों को जितना से ज़्यादा हो सके, जहाँ पर जो भी रिलेवेंट होगा, और हिस्टोरिकल जो उसका बेसिस और बैकग्राउंड है, उसको भी इनकॉर्पोरेट जितना ज़्यादा करना आप कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और उसमें इंडियन कल्चर एंड आर्ट का जो भी पार्टिनेंट रिलीवेंट कोट्स होगा, चाहे वो आप जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वसन्तु निरामया, या आप कह लीजिए कि पूरे वर्ल्ड को हम एक फैमिली मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे आइडियोलॉजी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में है, हिस्टोरिकली का सदियों से चलता आ रहा है। और बहुत सारे चीज़ों को लेकर जो सोशल बर्निंग इश्यूज़ है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वाले इश्यूज़ है, हिस्ट्री है, उनमें हमारी गांधी जी जैसे लोगों का, या फिर गौतम बुद्ध जैसे लोगों का, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों का क्या राय थी, क्या ऑब्जर्वेशंस थी, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोगों का क्या रिलीवेंट ऑब्जर्वेशंस थी, राय थी, इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है 400 वर्ड्स में। लेकिन आपको प्रिपेयर करने के टाइम, जैसा कि हमारे हम जब दिए थे तब भी हुआ था कि मैं बहुत सारे जो अच्छे लिखते थे उन सारे लोगों के राइटिंग्स सैम्पल्स कलेक्ट करता था, क्योंकि वो अवेलेबल कर देते थे। कुछ कोचिंग सेंटर वाले करेक्शन के लिए वो करेक्टेड कॉपीज़ अवेलेबल कर देते थे, उससे मैं अपनी वर्सन लिखा था
सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके मुझसे हो पाया था वो इनकॉर्पोरेट करके। तो वो इन सब चीज़ों को हमेशा से सभी लोगों की, लगभग सभी लोगों की वो वार्ड लिमिट बहुत ज़्यादा एक्सीड करके जाता था। 600-700 वार्ड लिमिट हो ही जाता था। और इसका फ़ायदा भी है क्योंकि आपको भले ही आपका हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो, जैसे कि मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, तो मुझे कभी लिखने में टाइम का इशू नहीं होता क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन लेजिबल है और बहुत ही फास्ट है। तो आपका अगर उतना नहीं भी हो, आप 400-500 वर्ड से ज़्यादा अगर लिख भी नहीं पाए आधे घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि 1 घंटे का शायद तो ये होता है आपको टायर 2 होता है और उनमें से आधा टाइम तो इसे को देना ही पड़ेगा। तो आप अगर 450-500 वर्ड भी लिख पा रहे हैं, उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम हॉल में सारे के सारे पॉइंट्स याद नहीं आएंगे। आप अगर 10 पॉइंट्स को प्रिपेयर करके जाए अच्छे से, शायद 5 या 6 ही, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आपको याद आए एग्ज़ाम हॉल में, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना ही असली प्रिपरेशन होगा। के लिए वही बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड करके प्रैक्टिस करके जाइए। आप चैट जीपीटी से पूछिए कि इस टॉपिक में सोशल क्या इम्पैक्ट है, इसका इन्वायरमेंटल क्या इम्पैक्ट है, इसे कैसे लिखा जा सकता है, इंट्रो कंक्लूजन क्या दिया जा सकता है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द इंडियन the relevance of in from India's point of view or in the light of an Indian। ऐसे मुद्दे जो कि शायद मन की बात प्रोग्राम्स में या फिर इंडिया का कोई ऑफिशियल मिनिस्ट्री की स्टांस या करेंट पिछले 3-4 सालों में जो इंडियन गवर्नमेंट का जितने भी इनिशिएटिव्स रहा है, जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ की, उनसे मिलता जुलता है। और वर्ल्ड फोरम में इंडिया का जो स्टैंस है, भले वो G20 का हो या फिर सार्क आसियान में हो, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में हो, या फिर इज़राइल पैलेस्टाइन जैसे मुद्दों पर इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है, उनका जो डायनामिक्स है, करेंटली चेंजिंग डायनामिक्स है, पॉलिटिकल सिनेरियो है इंडिया के बाहर और इंडिया के अंदर भी, और जिन जिन चीज़ों का एक नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस है, उन सारे चीज़ों को आपको करंट में हॉट टॉपिक कंसिडर करना पड़ेगा। उनमें से कुछ कुछ चीज़ें फिलोसॉफिकल भी होगा, लेकिन फिलोसॉफिकल चीज़ों को आपको करंट रिलीवेंट कर देना है, जैसे कि यूपीएससी में होता है। और इसके लिए आपको बहुत सारे सैम्पल कॉपीज़ भी मुफ्त में भी मिल जाएगा, और कुछ जो किताब्स है स्टैंडर्ड्स, उसमें भी जो ऐसे रहता है वो उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रिलीवेंट रहता है। तो आपको सारे ही इंटरनेट के रिसोर्स से, पीडीएफ से वो आपको करंट इश्यूज़ को मिल जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव होता है और ऐसे ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं अलग अलग पेपर से, तो उनसे आप कुछ इनसाइट्स ले सकते हैं ज़रूर। और अपने आप को लिखना प्रैक्टिस करना होगा कि आप एक टाइम में लिख सकते हैं और एक से बढ़कर एक पॉइंट, एस्पेक्ट और डायमेंशंस आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट यही है, इनका सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये है, वगैरह वगैरह, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप पहले वाला जो 2020 का जो पेपर था, उसमें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि प्रेसी भी कोविड-19 से आ गया था, डेटा बेस्ड, कम्प्लीटली डेटा बेस्ड। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी के लिए जितने भी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का PYQ है, IB के अलावा, IB का जो PYQ है तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। उसमें से जो डिफ़िकल्ट है लास्ट 2-3 का जो एग्ज़ाम साइकिल हुआ था, उनका जो भी टायर 2 का क्वेश्चंस है। लेकिन वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के भी जितने सारे टॉपिक्स हैं उनका बारे में मैं बता सकता हूँ। उनमें से छाँट कर उन सारी चीज़ों को आपको निकाल देना है जो सारे प्रेसी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश लिटरेचर पे बेस्ड था, वो सब इसके लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। लेकिन उसको छोड़कर उसके सिवाय जितने भी डिफ़िकल्ट थे, वो आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि आप उनको अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि आपको मालूम होगा शायद कि अगर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है तो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में आपको रिपीटेशन ऑफ वोकाबुलरी जो गिवन पैसेज है उसका नहीं करना होता है। वो अगर आप करेंगे, उसी का फ्रेज यूज़ करेंगे, उसी का वोकाबुलरी यूज़ करेंगे हूबहू, तो आपको अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप उसको कॉम्पैक्ट कॉन्साइज करके अपने वर्डिंग्स यूज़ करके, फ्रेज रिफ्रेश करके और पैराफ्रेज करके, कि एक बहुत ही लंबा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को आप पैराफ्रेज करके, नाउन एंड अपोजिशन यूज़ करके आप उसको कॉम्पैक्ट कॉन्साइज तरीके में आप उसको पेश कर सकते हो। यही दिखा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में, कि आपको पहले तो समझ है जो बोला गया है, जो सेट गिवन पैसेज में है, उसके बारे में कुछ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग आपको है पहले से ही। और दूसरी बात, आपकी जो लिखने की क्षमता है, अपनी जो वोकाबुलरी है, वो भी
अच्छा है कि आप उसको अपने भाषा में अपनी तरीके से लिख पाए। इसी का ही परीक्षा होता है, ना कि आप उसको देख करके ढूंढ करके वही हूबहू आप लिख के चले आए। इसका परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होता। और आखिर में मैं ज़रूर ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं लिटरली। जो जितने भी अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी, और फेसबुक का वो पॉपुलर पेजेस है वो कह रहे हैं कि 5,000 लोगों को आईबी को रिक्रूट करना है सिर्फ वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग के लिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इसके बारे में कुछ किसी को कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट के टॉप ब्रास को छोड़कर जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो है, पीएमओ की है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस, इन सारे लोगों को छोड़कर किसी को भी मालूम नहीं है कि आईबी या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी किस किस को कहाँ रिक्रूट करेगा, कितने लोगों को कितने रिक्रूट करना है। ये सारे के सारे लोग बस लोगों को टोपी पहनाता जा रहा है, लोगों को उल्लू बनाता जा रहा है। ये इसका कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये आपको भी बाद में पता चलेगा, आप में से जो भी लोग सिलेक्शन लेंगे, कि आपको सिलेक्शन तभी लेना है जब आपको ये अच्छे से पता हो कि हाँ, ये देश कैसे काम करता है, ये मैं बैकग्राउंड से बिहाइंड द डोर कैसे काम करता है वो मुझे पता चलेगा। लेकिन वो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए खूब ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। वो जितने भी लोग ज़्यादा देश प्रेम, ज़्यादा जोश रखते हैं, उनके लिए शायद सब मतलब जो भी उनसे किया जाए कराया जाएगा और जो भी उनको जानने का मिलेगा, सारे ही चीज़ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होने वाला। बहुत सारी चीज़ डिसअपॉइंटिंग भी होने वाला है, इसीलिए हमारा हालात इतना ख़राब है। तो आपको ये कॉमन सेंस भी रखना है कि आप कहीं पर भी ऐसा कुछ बात ना कह दे कि इंटरव्यू में भी या कहीं भी लिख भी ना दे कि आपको सिनेमा से मोटिवेशन मिला है। जो बॉलीवुड का जो मेलोड्रामेटिक सिनेमाज है, इन सब से आपको जोश नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर रियलिस्टिकली चीज़ों को ज़्यादा नहीं दिखाया जाता। असली सिनेरियो बहुत ही अलग है। और वो बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मदरबोर्ड फादरबोर्ड करके वो भी एनआईए सब इंस्पेक्टर से, सीबीआई सब इंस्पेक्टर के से आईबी एसीआईओ का कंपेयर कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत है। और बहुत सारे लोग मुझे देखकर अच्छा लगा कि उनके कमेंट सेक्शन में भी ये बात पॉइंट आउट किया है। लेकिन वो तो लोग डिलीट भी कर देते हैं, तो उनको कुछ खुद को भी आता पता नहीं, किसी को भी लेकर हायर करके कुछ दिनों के लिए हायर करते हैं और वो एडमिन बनकर कुछ भी पोस्ट करते देते जाते रहे हैं। और हमारे वाले बारे में भी वो लोग, हमें भी पब्लिक डोमेन में बहुत सारे मिसगाइडेंस ऐसे मिला था। बहुत खान एकेडमी करके बहुत इंस्टीट्यूट पीडीएफ डाले थे जो कि बिल्कुल भी बोगस थे। तो वहाँ पर भी कमेंट में कुछ लोगों का पता चल गया है। वो लोग कह रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एनआईए या सीबीआई ये स्पाई नहीं होते हैं। इनमें वो लोग, आपको खुद को भी दिखा होगा कि टीवी चैनल्स वाले जब कहीं पर भी सीबीआई या एनआईए के रेड होते हैं वो को कवर करते हैं, तो वो लोग सीक्रेट एजेंट या फिर ग्राउंड अंडर कवर एजेंट नहीं होते हैं। वो लोग इन्वेस्टिगेशन से जुड़े रहते हैं। हाँ, वो लोग ज़रूर बहुत इंटेल इकट्ठा करते हैं, लेकिन स्टेट पुलिस की तरह ही वो लोग सेंट्रल का इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। वो टेरर के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठे करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जॉब प्रोफाइल से आप इनका कंपेयर कर सको। और आर्म ट्रेनिंग भले ही थोड़ा सा शेड्यूल्ड है, ज़रूर आर्म्स ट्रेनिंग थोड़ा सा आपको दिया जाएगा लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में, लेकिन वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि आर्म्स आपको सर्विस राइफल या ये सब नहीं करना है। आपको तो माचो नहीं बनना है बिल्कुल भी, आपको अंडर कवर रहना है। तो आप वो सब एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बिल्कुल भी मत रखिए। और अगर कुछ एम्बिशंस है आपको करियर्स को लेकर, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशस है और आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है अपने आप पर, तो कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस महसूस होता है, तो आप ज़रूर कुछ हायर एग्ज़ाम्स जिस पे लोग चले जाते हैं, इनको छोड़कर, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विस हो या एसएससी सीजीएल जैसा कुछ हो, तो वो आप या रेगुलेटरी बॉडीज़ का एग्ज़ाम्स हो जो कि एट पार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉप एग्ज़ाम्स से, तो वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, उसका प्रिपरेशन ज़रूर लीजिए। लेकिन कोई भी जॉब नहीं है आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में दिन गुजारना पड़ रहा है, तो आप ज़रूर इसके लिए जान जी लगा कर पढ़िए, लेकिन प्लान बी सी भी रेडी रखिए।